मॉर्निंग बच्चों, चलिए तो आप लोगों का URTS 6 का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया गया है और इसमें अलग अलग रेजिस्टेंस का आपको वैल्यू दी गई है और रेजिस्टेंस 4 और 3 के अंदर करंट के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन दी गई। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो बच्चों, पहला पॉइंट क्या दिया गया है, सब लोग देखें कि जो करंट ट्रू रेजिस्टेंस है उसके अंदर करंट की वैल्यू 0 है। तो इसके अंदर यदि करंट 0 है, यदि करंट 0 है इसका मतलब इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा। कंफर्म? पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखो। अब ये कोई भी चीज ग्राउंड करोगे तो उसका 0 पोटेंशियल, ये भी 0 पोटेंशियल। ये बैटरी है, हाई से लो जा रहे हो तो ये -5 वोल्ट, तो ये भी कितना हो गया -5 वोल्ट। अब रेजिस्टेंस R4 को देखो, R4 के अंदर जो करंट आएगी, करंट R4 को I4 यदि लिखें तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 डिवाइड बाई R4 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, R4 इज 2, तो 2.5 एम्पियर। करेक्ट? चलिए आइए इधर हम लोग बात करते हैं। ये भी ग्राउंड किया गया तो 0 वोल्ट, यहाँ पे कितना आ गया 15 वोल्ट और यहाँ पे कितना है -5 वोल्ट। तो यहाँ पे यदि करंट हम लोग I3 लिखें तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस 20 डिवाइड बाई R3 की वैल्यू कितना है 4, डेट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। अब चलिए ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। कह रहा है करंट इन R3, करंट इन R3 इज 2.5, नहीं, उसके अंदर करंट 5 एम्पियर है। करंट इन R4 इज 3, नहीं 2.5। क्लियर है? तो ये तो गलत हो गए दोनों, तो ऑप्शन ए भी गलत है, बी, तो हम लोग का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आओ इसको देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपको दिया गया है। पहले ये दोनों स्टेटमेंट किरचॉफ्स लॉ का है। पहला है जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और लूप लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यही दोनों स्टेटमेंट दिया गया है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर? तो यहाँ बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आइए इसको देखते हैं। कहा जा रहा है, इसको ध्यान से देखो, क्वेश्चन को देखो। कहा जा रहा है कि इफ पावर डिसिपेटेड इन 9 ओम रेजिस्टेंस 36 वाट है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस। चलो इस क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करते हैं। मान लो यहां करंट अभी I1 है, यहां करंट I2 है, तो यहां करंट कितनी हो जाएगी I1 प्लस I2। तो यहाँ पे हम लोग को V2 कितना मिलेगा बताओ तो V2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस 2। अब I1 I2 हमको निकालना है। I1 I2 यदि निकल गया तो हम लोग का काम हो गया। चलो यहाँ पे बताओ पावर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 स्क्वायर इंटू 9। पावर कितना दिया है 36, I1 स्क्वायर इंटू 9, रूट ले लो 6, I1 3, तो I1 यहाँ से मिला 2 एम्पियर। I1 कितना मिला 2 एम्पियर। अब यहाँ पे देखो करंट का रेशियो क्या होगा, रेजिस्टेंस के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से देखो रेजिस्टेंस इधर 1.5 टाइम्स, तो इधर करंट 1.5 टाइम्स, तो I2 यहाँ से निकलेगा I2 बाई I1 लिखे हम लोग तो ये आएगा R1 बाई R2 और यहाँ से हमको मिलेगा I2 बराबर 3 एम्पियर। तो I1 2 एम्पियर, I2 3 एम्पियर, तो ये कितना आ गया बच्चों 5 एम्पियर इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ें। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए।
यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एक बार सब लोग क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जब किसी सर्किट में कहा गया कि ड्रिप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टिंग वायर ऑर्डर कितना होता है 10⁻³ 1 mm per second, 8 bulb glow very quickly after switch is put on। इनका क्या कहना है, सब लोग यहाँ ध्यान से सुनो। ये कंडक्टर है, सब समझने की कोशिश करेंगे। इस कंडक्टर में हम लोग जैसे ही एक्सटर्नल सोर्स से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, जैसे इस कंडक्टर में आप एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किए, तुरंत इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज हो जाएगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे स्विच ऑन करोगे तुरंत पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, और जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज होगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं इस कंडक्टर के, ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और हर एक इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। तो यही मेन रीजन है कि जैसे स्विच ऑन करते हो पोटेंशियल डिफरेंस क्विकली आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज हो जाती है, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज हुई करंट फ्लो करने लगी, क्योंकि हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होने लगा, फोर्स लगने लगा। तो हम लोग का सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, थर्ड। पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप इन द वायर वेरी क्विकली प्रोड्यूसिंग द करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ यहां पे देखो, यहां पे क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, बोला जा रहा है कि इन द गिवन सर्किट पावर जनरेटेड इन 1 ohm रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। बताओ किसी रेजिस्टेंस के अंदर पावर कितना होता है, I² या V²/R। हम लोग पढ़े हैं, या I भी। अब यहां पे देखो, ये पूरी सर्किट में सब सीरीज है, और सीरीज है तो करंट कॉमन होगी, हर जगह करंट क्या होगी, कॉमन होगी। अब यदि 1 ohm में पावर हम लोग निकालें तो I² × 1। अब ये पावर मैक्सिमम कब होगा, मैक्स कब होगा, जब करंट मैक्स हो। करंट बराबर क्या होता है बताओ तो बेटा, E/R इक्विवेलेंट, E/R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट जब मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। R इक्विवेलेंट मिनिमम कब होगा, जब X क्या होने लगे, 0। X क्या होने लगे, 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 4th नंबर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आओ यहां ध्यान दो, चलो इधर ध्यान दो। क्या बोला जा रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर R ohm है, कह रहा है कि स्विच इज क्या कह रहा है, वायर इज स्ट्रेच। देखो बच्चों, दो तरह की बातें हैं। जब कभी भी रेजिस्टेंस को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करते हैं, एक की उसका डिवीजन करते हैं, उसको दो पार्ट में कट कर दिए, या उसको ऐसे हम लोग एलॉन्ग द लेंथ उसको दो पार्ट में एरिया को डिवाइड कर दिए। एक दूसरा केस है जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं, तो दोनों में अंतर है। जब आप डिवीजन करते हो ना तो मटेरियल घटता या बढ़ता है, दूसरी भाषा में कहोगे मास बढ़ेगा या घटेगा, या वॉल्यूम चेंज होगा। लेकिन जब आप उसको स्ट्रेच करते हो, डिफॉर्म करते हो, उस केस में वॉल्यूम फिक्स रहता है। तो जो आपका फार्मूला आता है रेजिस्टेंस का, ρL/A, इस फार्मूले को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे यदि L से मल्टीप्लाई कर दें तो ये L² हो जाएगा, और यदि ऊपर नीचे A से मल्टीप्लाई कर दें तो V/A²। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए कि जब स्ट्रेच कर रहे हो, उस समय आप इस फार्मूले को यूज करो। अच्छा ये बताओ, डायमीटर को हाफ कर दिए, D' बिकम D/2, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा बताओ तो बच्चों, A/4।
4, तो आर डैश क्या हो जाएगा, आर डैश बराबर रो भी बाई आर बाई 4 का होल स्क्वायर। तो ये 16 टाइम्स रो भी बाई ए स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इधर ध्यान दो, यहां पे आपको एक रेजिस्टेंस सर्किट दिया गया है और इसमें आपको दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहले बार बोला गया है कि ऑल रेजिस्टेंस जो है आर आर के हैं और वायर इज कनेक्टेड बिटवीन सी एंड बी, सी एंड बी, देन द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी ओरिजिनल कंडीशन में और न्यू कंडीशन में। चलो पहले हम लोग देखें कि आर ए बी कितना होगा। तो इन केस 1 आर ए बी, यहां ध्यान देना आप सब लोग। देखो बच्चों, जब हम कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो उस कंडक्टिंग वायर के ऑल पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। अब जैसे इसका पोटेंशियल जितना होगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, उतना ही इसका होगा। तो हम कह सकते हैं इसका नाम ए है तो इसका भी नाम ए है, इसका भी नाम ए है। अब जो रेजिस्टेंस सेम पॉइंट के बीच में बंधे हैं वो तो शॉर्ट हो गए। वो क्या हो गए? शॉर्ट हो गए। मतलब ये वाला शॉर्ट हो गया, ये भी शॉर्ट हो गया, बचा सिर्फ ए बी। तो ये कितना के बराबर आएगा? आर के बराबर। फिर से इस बात को बताएं, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। ये रेजिस्टेंस आर और आर जो आर ए सी डी से हैं, एक्चुअल में डी पॉइंट ए ही है, तो ये ए से ए के बीच में है तो ये शॉर्ट हो गया। क्लियर? इसी तरह ये भी ए बी के बीच में शॉर्ट हो गया, बचा सिर्फ क्या? ए बी के बीच में आर। ये आ रहा है। अब दूसरी कहानी, इन्होंने कहा कि किसको जोड़े हम लोग? सी और बी को। तो सी एंड बी, सी एंड बी। अब देखो क्या होने वाला है, ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट बी हो जाएगा। अब देखो यहां नई कहानी बनी, ए बी के बीच में, ये बी हो चुका है ना अब, तो ए बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, फिर ये भी ए बी के बीच में है दूसरा रेजिस्टेंस। मैं ये बना चुका, ये बना चुका, ये अगेन ए और ए के बीच में शॉर्ट हो गया, कैंसिल। वेरी गुड। फिर ये अगेन ए बी के बीच में। ओ ये अब कितना हो गया बच्चों? आर बाई 3, आर बाई 3 हुआ। तो हम लोग का जो दूसरा केस है आर डैश ए बी आर बाई 3। अब इन दोनों का रेशियो यदि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3/2, 3/1, डेट इज सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे आओ, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखो। क्या बोला गया है? 2 सेल EMF 10 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, कनेक्टेड इन पैरेलल ईच अदर बिटवीन ए एंड बी। फिर बोला जा रहा है द सेल ऑफ EMF 10 वोल्ट इज आइडियल। देखो यदि कोई आइडियल सेल है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, कोई रियल सेल है तो उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। आइडियल सेल के अंदर, इन आइडियल सेल V इज इक्वल टू E इन ऑल केस। तो यहां से और यहां के बीच का पोटेंशियल, वो चार्जिंग का केस हो, डिस्चार्जिंग का केस हो, या इसके अंदर करंट ना हो, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कितना रहने वाला है? E के बराबर। इसका मतलब A और B के बीच में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस कितना के बराबर रहने वाला है? 10 वोल्ट के बराबर। क्लियर है? यहां पे देखो, तुम कहोगे कि सर इससे क्यों नहीं बताया? देखो रियल सेल के अंदर जब उसको चार्ज करोगे ना तो पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर E प्लस आई आर आता है। पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज्यादा होता है। डिस्चार्जिंग के केस में V बराबर E माइनस आई आर, वो E से कम होता है। आइसोलेटेड होगा, उसके अंदर करंट जब 0 होगी तो V और E बराबर होता है। तो इसके अंदर V चेंज होता है, बट आइडियल के केस में V
ऑल केस के अंदर भी और ई क्या होता है, सेम होता है। आइए यहां देखिए, कह रहा है कि ए करंट ऑफ 4.8 एम्पियर इज फ्लोइंग इन कंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग एनी क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड। देखो ये सिंपल ऐसे करो, हम लोग को क्या फार्मूला पता है, Q बराबर एन ई, डी क्यू बाई डी टी, यहां से क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, डी क्यू बाई डी टी डेट इज इक्वल टू डी एन बाई डी टी इंटू ई। तो बताओ यहां से क्या आया, बताओ तो बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड बराबर, इसको करंट लिख सकते हैं ना, डी क्यू बाई डी टी बाई ई या आई बाई ई, आई बाई ई। अब वैल्यू पुट कर लो, करंट की वैल्यू कितना है 4.8, 4.8 एम्पियर, आ ई की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻19। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, 3 इंटू 10⁻+19। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां आओ, यहां क्या दिया गया है, कहा गया है कि एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, जिसका साइज डायमेंशन दिया है A 2A 4A, और इन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस ए क्रॉस ए बी आर ए क्रॉस ए बी डेट इज इक्वल टू, ए बी को थोड़ा देखो तो, ए बी के क्रॉस ना ये एरिया में आएगा और ये लेंथ होगा। ए बी के क्रॉस जब रेजिस्टेंस निकालेगा, ध्यान दीजिए इधर, इधर ध्यान दीजिए, जब ए बी के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालिएगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला पार्ट आएगा, ये लेंथ आएगा। और आर का फार्मूला क्या होता है, आर बराबर रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। तो कितना आएगा, रो एल के जगह कितना लेंगे बच्चों 4A, एरिया कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 2 रो बाई ए। करेक्ट। इसको इन्होंने क्या बोला, x बोला, इसको इन्होंने क्या बोला, x। आइए आर सी डी, सी डी को ध्यान दो तो बेटा, सी डी तो एरिया ये हो जाएगा ना, तो एरिया हो जाएगा 8 और लेंथ l, तो लेंथ a एरिया 8A स्क्वायर डेट इज इक्वल टू रो बाई 8A, ये y है। अंत में EF को देखा जाए बच्चों, इसके लिए लेंथ 2A होगा, एरिया 4A, लेंथ 2A एरिया 4A, ये कितना आ जाएगा रो बाई 2A डेट इज इक्वल टू Z। सबसे बड़ा x है, उसके बाद Z देन Y, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, 4th नंबर। आगे बढ़े बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां ध्यान दीजिए, यहां पे देखो, इस सर्किट के अंदर यदि हम लोग सॉल्व करना चाहें तो बहुत इजी वे में ऐसे कर सकते हैं, ये जो हाई पोटेंशियल है यहां तक, और ये जो इसका लो पोटेंशियल है, ऐसे देखो। अब इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं, देखो यहां पे ये जो रेजिस्टेंस है 3 ओम रेजिस्टेंस, ये डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है, तो यहां 3 वोल्ट बाई 3 ओम 1 एम्पियर करंट चले। यहां देखो 6 ओम रेजिस्टेंस डायरेक्ट कनेक्ट है, तो यहां आया 3/6 डेट इज इक्वल टू 1/2 एम्पियर। अब यहां दोनों करंट ऐड हो जाएगी, तो 1 + 1/2 डेट इज इक्वल टू 3/2 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3rd। चलो यहां ध्यान दो, कहा गया कि कंसीडर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर, इसकी आर की हर एक पॉसिबल वैल्यू को लो,
मैक्सिमम पॉसिबल रेट एट विच एनर्जी कैन बी सप्लाइड बाय आइडियल बैटरी। देखो बैटरी जो पावर सप्लाई करती है, पावर सप्लाई, that can be written as E into I, E into I, क्लियर। अब तुम चाहते हो कि पावर सप्लाई मैक्सिमम हो, ये मैक्सिमम चाहते हो, इसका मतलब कि I भी मैक्स होना पड़ेगा। I बराबर क्या होगा, E बाई आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब I मैक्स कब होगा, जब R इक्विवेलेंट मिनिमम होगा। अब यहाँ पे देखो, यदि इसको हम लोग 0 पुट करते हैं तो ये 0, R इक्विवेलेंट 20 आया, R इक्विवेलेंट क्या आया 20। तो हम लोग का R इक्विवेलेंट की जो मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम डेट इज इक्वल टू 20, कंफर्म। तो I मैक्स कितना आएगा बच्चों, E बाई आर इक्विवेलेंट की मिनिमम वैल्यू, आर इक्विवेलेंट कितना दिया है 20, ई है, आर इक्विवेलेंट 20 आया, तो डेट इज इक्वल टू 1। अब बताओ पावर सप्लाई ही पूछा है ना, तो 20 इंटू 1 20 ही आ जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। पावर सप्लाई यहाँ वैल्यू पुट कर दें, पावर सप्लाई यहाँ ई की वैल्यू 20, आई मैक्स की वैल्यू 1। क्लियर। चलो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, कह रहा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। कैसे, देखो अभी चर्चा हम लोग किए थे, ये ए, ये भी ए। क्लियर। इस पॉइंट का नाम ना तुम लोग एक नया नाम सी दे दो। इस पूरे सर्किट में तुमको कितने पॉइंट दिखे, ए बी और सी। चलो उन पॉइंट को हम लोग पहले अलग से दिखाते हैं, ए सी और बी। ये बी हुआ, सी हुआ, ए हुआ। अब देखो ए से सी के बीच में कितने जुड़े हैं, ए से सी 1 2 3 4। तो ए से सी के बीच में 4 पैरेलल में है, डायरेक्ट मैं R/4 लिख देता हूं। क्लियर। सी से बी के बीच में R, और ये देखो ए से बी के बीच में R। क्लियर हुआ बच्चा। अब चलो इनको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ तो, ये कितना आया सीरीज है 5R/4, नीचे कितना आया R। ठीक है। अब एक इतना आया, इनको जोड़े तो 5R/4, और ये अब चलो इनको पैरेलल में जोड़ दो, तो पैरेलल में जोड़ोगे तो कितना आएगा 5 4/9 इंटू R/4। तो ये कितना आ जाएगा 5R/9। कोई ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। आगे बढ़े बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां ध्यान दो, यहां पे एक सर्किट का पार्ट दिया हुआ है, कुछ करंट इनकमिंग है, कुछ करंट आउटगोइंग है। हमको किरचॉफ्स के जंक्शन लॉ से क्या पता है कि किसी भी जंक्शन पे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। एक काम करें बच्चों, हम लोग एक काम करते हैं ना कि इस पूरे को एज ए जंक्शन कंसीडर करते हैं। एज्यूम कर लो कि ये पूरा एक जंक्शन है। अब देखो यहाँ इनकमिंग करंट कौन कौन है, इनकमिंग 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 दो ही है, तो इनकमिंग इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग कितना आया 4 एम्पियर, आउटगोइंग कितना है, यहाँ से देखो 2.3 प्लस आई, तो इसको इधर लाओ तो आई बराबर कितना आ गया 4 - 2.3,
तो कितना आ गया 1.7 एम्पियर। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पे ध्यान दो, यहां पे एक दिया हुआ है कि इफ द सेल ऑफ ईएमएफ 5 वोल्ट सोन इन फिगर गिव पावर ऑफ 10 वाट। जो ये सेल है ना, यहां पावर कितना आया, यहां पावर इंटू ई इंटू आई पावर होता है, और ये वैल्यू दिया हुआ है 10 वाट। करंट यहां से कितना आ गया बताओ तो, ये 5 का है, तो करंट यहां आ गया 2 एम्पियर। यहां से 5 एम्पियर, तो यहां करंट 7 एम्पियर। अब यहां देखो, पावर इन 2 ओम रेजिस्टेंस, इसमें P2 क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर, 8 वाट। पावर इन 1 ओम रेजिस्टेंस, आई स्क्वायर इंटू आर, 49 वाट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड। तो यहाँ पे बेसिक वही था, यहाँ से करंट निकाल दो जंक्शन लॉ लगा के, अब बाकी आगे का करंट निकाल लो, अब पावर का फार्मूला लगा दो। क्लियर है बच्चों। चलिए आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या दिया जा रहा है, सब लोग देखें। करेक्ट, इन द फिगर सोन करेंट फ्लोइंग थ्रू 2R इच, 2R के अंदर करंट कितना फ्लो किया। देखो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, इनको ना ऐसे समझा करो। बैटरी का जो हाई पोटेंशियल होता है, ये इसको ऐसे समझो, कंडक्टिंग वायर है तो वहां तक पोटेंशियल सेम। इसका जो लो पोटेंशियल है ना, उसको तुम ऐसे, एक बात दिखा यहां पे, बहुत सिंपल तरीके से देखो। 2 ओम जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है, देखो। और बैटरी का ये सिरा हाई पोटेंशियल पे, और ये वाला सिरा, तो करंट किधर से किधर, इधर करंट फ्लो करेगी, और कितनी फ्लो करेगी, E/2R। तो किधर से किधर फ्लो करेगी, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। क्लियर। इसी तरह आगे डिस्कस कर देता हूं। इसके अंदर करंट किधर, इधर फ्लो करेगी, इसके अंदर करंट इधर फ्लो करेगी। क्लियर। चलिए करंट की वैल्यू भी बता सकते हैं, यदि ये और चीजों का डेटा दिया होता तो। चलो यहां पे देखो, फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि आइडियल बैटरी के अंदर ऑल केस के अंदर V और E इक्वल होता है। उसका बेसिक रीजन होता है कि V बराबर होता है E प्लस IR इन केस ऑफ चार्जिंग, और V बराबर होता है E माइनस IR इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। यदि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो V IR 0 हो जाएगा, तो V E के बराबर ऑल केस में आएगा। आइडियल बैटरी है तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा, तो यदि चार्जिंग का केस होगा तो V बराबर E प्लस IR, डिस्चार्जिंग का केस होगा तो V बराबर E माइनस IR होगा। करेक्ट। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने कहा है कंसीडर 2 सिचुएशन शोन इन फिगर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन। देखो पहला केस ये कौन सा है, चार्जिंग है। कौन सा केस है, चार्जिंग। और ये वाला केस डिस्चार्जिंग, ये डिस्चार्जिंग का केस है। तो चार्जिंग के केस में कितना होगा, केस 1 में E प्लस IR, करेक्ट है, E माइनस IR। तो ये सेम चीज को एक्सप्लेन भी कर रहा है, करेक्ट भी है। तो क्या होगा, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो यहां ध्यान दो, यहां पे एक सर्किट का पार्ट दिया हुआ है बच्चों। ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है नॉन यूनिफॉर्म है। अब हमको एक बात पता है कि जब कोई कंडक्टर है ये सीरीज में है, तो करंट क्या होगी, हर जगह सेम होगी, करंट कॉमन होगी। और करंट डेंसिटी क्या होता है, I/A। तो करंट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्लियर है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे एरिया बढ़ेगा, एरिया
बढ़ेगा तो करंट डेंसिटी घटेगी। तो करंट डेंसिटी, करंट पहला बात क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो पहला का C, ड्रिप वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो अब हम लोग बात करते हैं, करंट डेंसिटी हमको पता चल गया। अब देखो करंट डेंसिटी हमको पता है ये होता है कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी को लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं ई टाउ बाई मास। एक सेकेंड, हाँ पहले यहां से देखो। और ड्रिप वेलोसिटी को क्या लिखा जा सकता है, ड्रिप वेलोसिटी बराबर होता है ई टाउ बाई ई। अब यहां पे सब लोग यहां ध्यान से सुने, क्या क्या पूछा गया है, ड्रिप वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल अक्रॉस लेंथ। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू J and that is inversely proportional to area। कंफर्म, एरिया बढ़ रहा है, ड्रिप वेलोसिटी घटेगा, पक्का। और ड्रिप वेलोसिटी घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगी, तो ये डिक्रीजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीजिंग, ड्रिप वेलोसिटी भी डिक्रीजिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब पोटेंशियल डिफरेंस ए क्रॉस लेंथ, ई होता है हम लोगों का E इंटू डी एक्स इक्वल टू डी भी। यदि हम लोग सेम डिफरेंस लें, पाथ यहाँ पे 2 पॉइंट लें सेम डी एक्स का और यहाँ पे भी लें, तो उस पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। E का कैसा आया, डिक्रीजिंग आया, तो इसका भी डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो क्या हो सकता है, C फिर बी, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो यहां ध्यान दो, कहा जा रहा है कि इन गिवन सर्किट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर और एमीटर क्या है। देखो ये वोल्ट मीटर के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, हम आइडियल मान के चलेंगे। तो इसका R जो है इनफाइनाइट, इसका भी R इनफाइनाइट, एमीटर का R होता है 0, क्योंकि हम आइडियल मान के चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा ये बताओ, यदि ये इनफाइनाइट है तो इधर से करंट क्या जाने वाली है, 0, तो करंट सिर्फ किस में चलेगी, बाहर वाले सर्किट में। तो यहाँ करंट की वैल्यू कितना आने वाला है बेटा, 10 डिवाइड बाई 10, 1 एम्पियर। और V कितना हो जाएगा, V1 बराबर 10 इंटू 1 डेट इज 10 वोल्ट। करेक्ट। यहां अगेन इनफाइनाइट में 10 ओम जोड़ोगे इनफाइनाइट ही होगा, तो यहां करंट क्या हो जाएगा बच्चों, अगेन 0 होगा, करंट ऐसे ही चलेगी। तो अगेन करंट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 10 वोल्ट डिवाइड बाई 10, 1 एम्पियर। यहां भी V2 इज इक्वल टू 10 इंटू 1 डेट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो दोनों की रीडिंग सेम आएगी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ। क्लियर है। देखो यहाँ आइडियल हम लोग केस लेके चल रहे हैं, तो आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। अब इनफाइनाइट में कोई रेजिस्टेंस और ऐड कर दो, क्या फर्क पड़ता है। क्लियर है। चलो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को पढ़िए। कहा गया है 6 सिमिलर बल्ब हैं, डीसी सोर्स से कनेक्टेड हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 दिया गया है, ईएमएफ ही दिया गया है। रेशियो पावर का बताना है 2 केस में जब ऑल बल्ब जले। देखो एक काम कर सकते हैं हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, ये R इक्विवेलेंट और क्लियर। तो यहां से पावर क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट डेट इज E स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट, मतलब पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R इक्विवेलेंट। पक्का। अब केस 1,
केस 1, ऑल आर ग्लोइंग, ऑल बल्ब जो है ग्लो कर रहा है। आर 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 पैरेलल में R/3, आर 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 R/3 दोनों मिलके R इक्विवेलेंट कितना आया, R इक्विवेलेंट 2R/3। केस 2, इसमें क्या बोला है, केस 2 में व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन 1, यहां से 2 1 में होगा तो R/2, इधर 1 तो R/2 प्लस R 3R/2, तो R इक्विवेलेंट डैश 3R/2। हमको पता है P1/P2 डेट इज इक्वल टू R2/R1, 3R/2 डिवाइड बाई 2R/3 डेट इज इक्वल टू 9R/4, 9R/4 करेक्ट। एक बार आराम से देख लेना बेटा, मैं उस बात को नहीं बताया, अलग अलग फिगर बनाऊं कि ये सब जल रहे हैं तो ये तो हो ही गया, एक इसमें से 2 और एक इसमें वो R इक्विवेलेंट, एक बार अपने से देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो इतना तो सबको पता है कि किसकी बात हो रही है, कॉपर, कॉपर का मतलब कंडक्टर। तो कंडक्टर का जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है, पक्का। और रेजिस्टिविटी का फार्मूला आता है रो बराबर रो नॉट ई की पावर अल्फा डेल्टा थीटा। तो ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल इस तरह का आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहा गया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बताना है। चलिए इस सर्किट को देखें, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों को यदि आप ऐड करोगे तो ये दोनों मिलके कितना आ गए, 12 हो। अब 12 और 6, 12 और 6 पैरेलल कितना हुआ, 12 6 18 4, तो ये पूरा मिलके 4 हुआ, 4 4 और 8 कितना आ जाएगा, 16। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्या दिया जा रहा है, सब लोग देखें। कॉलम 1 में फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है मेटेलिक कंडक्टर के लिए, और उसका कुछ रिलेशन दिया है कॉलम 2 में। आपको सही रिलेशन बताना है। ड्रिप वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, रिलैक्सेशन टाइम एंड करेंट डेंसिटी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला फार्मूला करेंट डेंसिटी बराबर कंडक्टिविटी इंटू ई, इसी को लिख सकते हैं करेंट डेंसिटी बराबर रेजिस्टिविटी ई। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी बराबर आ गया E/J। तो एक तो ऑप्शन यहीं हम लोग को दिख गया, रेजिस्टिविटी बराबर E/D। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बी का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी का एस, यहाँ लिख देते हैं बी का एस। क्लियर है बच्चा। चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ, हम लोग करेंट डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, I/A लिख सकते हैं जी। I क्या होता है, NEA/VD/A, ए से ए NEVD करेंट डेंसिटी। IC को अभी हम लोग लिखे थे E/ρ, E/ρ। देखो ड्रिप वेलोसिटी कहीं दिया है, हाँ ड्रिप वेलोसिटी, बोलो जी। ड्रिप वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा अभी इतना रुक जा। ड्रिप वेलोसिटी का और फार्मूला क्या आता है बताओ तो, ड्रिप वेलोसिटी बराबर E टाउ बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो ये तो ऑप्शन आपका पहला ही, तो ये हो गया आपका R, इसका R करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हो गया, रिलैक्सेशन टाइम। चलो यहीं पे एक काम करो,
ई की वैल्यू या ड्रिप वेलोसिटी की वैल्यू रखो। ड्रिप वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ड्रिप वेलोसिटी इज इक्वल टू, ड्रिप वेलोसिटी किसके टर्म में आंसर है ये देख लो, वीडी के टर्म में, वीडी के टर्म में है ना, टाउ के टर्म में आर आ चुका है, हाँ, तो वीडी के टर्म में या रेजिस्टिविटी के टर्म में। चलो एक काम करते हैं, वीडी की वैल्यू यहाँ से रखो, वीडी की वैल्यू यहाँ से रखो, तो वीडी की जगह क्या रख सकते हैं? ई बाई रो एन ई इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम ई। ई कटा, ई कटा, बोलो जी, तो यहाँ से टाउ बराबर कितना आया? एम डिवाइड बाई, नीचे आएगा ना, रो एन ई स्क्वायर, एम डिवाइड बाई रो एन ई स्क्वायर। तो ये हो गया रिलैक्सेशन टाइम पी। ताबियत से अब इसका करंट डेंसिटी बचा कौन? तो एस हो गया है, आर हो गया है, पी हो गया, तो इसका क्यू। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पहला ही। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, आपका 1 मिनट से ज़्यादा समय ले सकता है। चलिए आइए यहाँ ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि 3 रेजिस्टेंस हैविंग द रेजिस्टेंस R1 R2 R3 कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, रेशियो ऑफ I3 बाई I1 बताना है, I3 बाई I1। अच्छा चलो पहले तो हम लोग कह सकते हैं कि I2 बाई I3 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा, तो डेट इज इक्वल टू R3 बाई R2 होगा। यदि हम I3 निकालें, I3 R2 बाई R2 प्लस R3 इंटू I टोटल, I टोटल कितना है बेटा? R2 बाई R2 प्लस R3, I टोटल ही तो I1 है, तो यहाँ से क्या आया? I3 बाई I1, ये तो डायरेक्ट आ गया R2 बाई R2 प्लस R3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? सेकंड। ये करंट डिवीजन पे है। चलिए यहाँ ध्यान दो बेटा, कहा गया कि भी शेप वायर है XY प्लेन में, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। देखो यहाँ पे ध्यान दो, इसको ना क्वेश्चन को ऐसे देखते हैं, करंट का डायरेक्शन और ये फील्ड का डायरेक्शन, ऑफ साइड कौन है? जेड, इसके वजह से अब तो दोनों की वजह से ऑफ साइड मतलब प्लस जेड में, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। फिर से देख लो, ये वायर है XY प्लेन में और फील्ड क्या आएगी? इस प्लेन के बाहर आएगी ना, तो बाहर कौन सा है? जेड एक्सिस। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या बोला जा रहा है सब लोग देखें, कह रहा है कि ए स्मॉल करेंट एलिमेंट ऑफ लेंथ DL कैरिंग द करंट इज प्लेस्ड कहाँ पे? 1, 1 एंड 0 इन जेड डायरेक्शन इफ मैग्नेटिक फील्ड इज B1। किस पॉइंट पे? इफ मैग्नेटिक फील्ड इज B1 एट ओरिजिन, और इतना पे B2 है। चलो इस बात को थोड़ा समझते हैं हम लोग, चलो इस बात को ऐसे समझते हैं। ये देखो x, ये y, यहाँ पे 1, 1, 0, यहाँ पे वो एलिमेंट करंट एलिमेंट है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे फील्ड हम लोग निकाल रहे हैं 2, 2 एंड 0। इसी तरह ओरिजिन पे फील्ड निकाल रहे हैं, यहाँ फील्ड आया B1, यहाँ पे फील्ड आया B2, यहाँ पे करंट है IDL। ठीक है, चलो अब यहाँ ध्यान दो, सब लोग देखें, एक्चुअल में इस करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किधर है? इसको समझो, किधर है बताओ तो? जेड डायरेक्शन में, मतलब करंट एलिमेंट ऐसे है बाहर की तरफ। तो बताओ करंट एलिमेंट से और यहाँ पे यदि आर वेक्टर बनाएं तो थीटा कितना आएगा? 90। इसी तरह करंट एलिमेंट से यहाँ एक दूसरा R1 वेक्टर बनाएं तो यहाँ भी थीटा कितना आने वाला है? 90। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट क्या आता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई
आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये बायोसॉर्ट लॉ बेसिक फार्मूला है। अब यहां पे बताओ ये आर की वैल्यू कितनी आई, ये आर 2 लिख लो। R2 कैन बी रिटेन एज 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू √2। ये R1 कितना आया, तो R1 भी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू √2। अब यहाँ ध्यान से देखो, म्यू बाई 4 नॉट म्यू बाई 4 दोनों के लिए कॉमन है, करंट सेम है, आइडियल करंट एलिमेंट तो सेम है, साइन दोनों के लिए एंगल 90 तो 1 और R1 बराबर R2, तो दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड तो बराबर हो गया। अब डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सोचें। चलो यहाँ से देखो, डायरेक्शन देखोगे तो ये B2 का डायरेक्शन है और यहाँ पे देखोगे तो इधर आएगा। तो देखो डायरेक्शन अलग अलग है भाई, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है कि ये एक वायर है, इधर इनफाइनाइट, इस पी पॉइंट पे फील्ड निकालना है। देखो इस तरह के क्वेश्चन करने हैं कभी भी, तो इसको थोड़ा सा आप लाइन को एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ड्रॉ कर दी। अब यहाँ ध्यान दो, सब लोग यहाँ ध्यान से देखें, इस पॉइंट से एक इंड को मिलाओगे तो एक एंगल बनता है अल्फा, इस पॉइंट को दूसरे इंड से मिलाओगे तो एक्चुअल में वो मिलेगा इनफाइनाइट पे, तो दूसरा एंगल बनेगा डेट इज इक्वल टू बीटा। तो यहाँ पे बीटा इज 90, अल्फा अब कितना बनेगा इसकी बात किया जाए। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये 45 तो ये भी 45, तो ये भी 45 बनेगा। अब सर प्लस 45 की माइनस 45, प्लस 45 की माइनस 45, तो देखो ये ध्यान देना, यहाँ पे बता देते हैं, यदि ऐसे डी पॉइंट होता, एक एंगल इधर और दूसरा एंगल इधर होता तो दोनों प्लस में लेते हैं, लेकिन दोनों एंगल सेम साइड हो जाता है तो एक प्लस में और एक माइनस में लेते हैं, तो एक माइनस में लेंगे तो कितना आएगा बताओ। तो अब बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब ध्यान दो, ये d कितना होगा बेटा, ये d, तो देखो ये हाइपोटेनियस r है तो ये कितना हो जाएगा r cos थीटा, r cos 45 r बाई √2। चलो वैल्यू पुट करो, सबको पुट करो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी की वैल्यू r बाई √2 साइन 90, ये 45 का मतलब -1 बाई √2 और 90 1। अब ऑप्शन मिला लो तो ये तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा, इस √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 आ जाएगा, ये प्लस में √2, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। एक बार इसको अच्छे से मिला लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग जेड एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन एंड गेट मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ। देखो यहाँ ध्यान दो, चलो ये मैं एक सर्किल बनाता, ये बताओ यदि ये इलेक्ट्रॉन है और ये इधर एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज पाथ पे जा रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इधर ही मूव करता है, तो ये कैसे पाथ पे जाता है, क्लॉकवाइज। गेम यही है, इलेक्ट्रॉन दिया है तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज उल्टा चलेगा। अब यदि ये ऐसे चल रहा है तो इसके ऊपर फोर्स इधर, इसके ऊपर फोर्स इधर, क्लियर।
तो चलो पॉजिटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिस इज द फोर्स देखना है ना, क्यू भी बी फोर्स, भी बी फोर्स, तो आउटसाइड किधर भी आना चाहिए, आउटसाइड, भी बी एंड फोर्स, क्लियर। वेलोसिटी, फोर्स थंब नीचे, तो देखो बी किधर आएगा, बाहर की तरफ, आउटसाइड, आउटसाइड कौन सा हो जाएगा, प्लस जेड। चलिए यहां देखिए कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट दिया हुआ है, इसका पोल स्ट्रेंथ भी दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। इट प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन दिया है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिया है, डायरेक्शन भी दिया है, 30 एंगल है। देन द टॉर्क बताना है, टॉर्क बराबर क्या होता है, एम क्रॉस बी, टॉर्क बराबर एम क्रॉस बी, पक्का। एम को क्या लिख सकते हैं, एम को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एम इंटू लेंथ इंटू बी इंटू साइन थीटा, पक्का। चलो वैल्यू पुट करते हैं, स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है, 10⁻³ है ना, इंटू लेंथ कितना हो गया 0.1 तो 10⁻⁻1। बी की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड 4π इंटू 10⁻³ इंटू 1/2, तो ये कितना आ जाएगा देखो तो बेटा, ये हो जाएगा 2π, ये पावर कितना हो जाएगा -7, तो 2π इंटू 10⁻⁷। चलो आओ यहाँ पे देखो, अगेन यही क्वेश्चन पीछे था, यहाँ पे एक एंगल अल्फा बराबर +60 और बीटा बराबर -30 लिया जाएगा, क्लियर है। तो आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करो, B बराबर μ0/4π I की वैल्यू कितना दिया है, I के टर्म में ही आंसर देना है। करंट की वैल्यू कितना दिया है 100 एम्पियर, तो चलो अभी I रख लेते हैं, बाई D की वैल्यू कितना है √3 - 1 इंटू साइन 60 √3/2 - 1/2 डैट इज इक्वल टू, ये कैंसिल होगा, नीचे हाफ बचेगा, तो μ0/4π I/2 वैल्यू पुट कर दो, 10⁻⁷ 100/2, तो कितना हो जाएगा, पहला ही आ गया करेक्ट। यहाँ से देखो 50 हुआ ना, एक जीरो यहाँ -6 कर दिया, हो गया। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं बच्चों, यहाँ बोला जा रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर आर्बिट्ररी रेडियस आर इन रिवोल्यूशन पर सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर। देखो इसको ऐसे कर सकते हो कि यदि कोई चीज़ इस सर्किल के अंदर घूम रहा है, इस सर्किल पे यदि ये घूम रहा है, तो इस सर्किल पे इसको घूमने की वजह से कितनी फील्ड आई, कितनी करंट आई, पहले करंट निकालो। तो I बराबर क्या होता है, ΔQ/ΔT। 1 रिवोल्यूशन ले हम लोग, 1 रिवोल्यूशन, तो ये आएगा चार्ज E और टाइम T, या इसी को EF या EN बोलते हैं, क्लियर है। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना आता है, μ/4π I/R इंटू अल्फा, अल्फा कितना 2π। एक्चुअल में ये फार्मूला बहुत बच्चे डायरेक्टली ये याद रखते हैं, I के जगह कितना रखते हैं N, तो μNE/2R, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, μNE/2R, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आओ सब लोग देखो, ये क्या दिया जा रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m
चार्ज q मूविंग इन कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। ठीक है, इंटर इन ए रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड निगेटिव z डायरेक्शन, कोई बात नहीं। ठीक है, x बराबर a से लेके x बराबर b तक। थोड़ा इसको पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ फील्ड है, ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अब ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही इसके अंदर जाएगा, ये एक सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। कैसे पाथ पे घूमेगा? सर्कुलर पाथ पे। चलिए यहां पे ऐसे बना लेते हैं, ये सर्कुलर। अब ये यहां पे यदि ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, बात को समझे, सर्कुलर पाथ को घूम रहा है। अब ये इस रीजन में कब जाएगा? सब लोग ऐसे सोचो कि ऐसे टच करके वापस आ जाए, तो ये रेडियस आर। ये दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है? b माइनस ए। अरे भाई ये x बराबर a पे है, ये x बराबर b पे है, तो ये दूरी b माइनस ए। अब इसकी रेडियस जो सर्कुलर पाथ की आ रही है, यदि b माइनस ए से बड़ा हो गया तो बाहर चला गया। अब b माइनस ए के बराबर है तो टच करके वापस, और कम है तो इधर से ही वापस। तो हमारी मेन कंडीशन यही होगी कि r इज ग्रेटर देन b माइनस ए। जस्ट इंटर इन द रीजन x, कोई बात नहीं, r की वैल्यू एम वी बाई क्यू बी ग्रेटर देन b माइनस ए। तो v इज ग्रेटर देन b माइनस ए इंटू क्यू बी बाई एम। अब मिनिमम वैल्यू तो इक्वल कर देंगे, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सेकंड। चलिए यहां ध्यान दो बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया था? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन द वैक्यूम एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड ए कैरिंग द करंट इज आई इज, मतलब इस पहले वाले केस में यहाँ पे b एट x कैन बी रिटन एज k i बाई a। क्लियर? अब सब लोग यहाँ ध्यान से सुने। यदि हम bz की बात करें, bz, बोलो बच्चों, तो bz का साइड यदि हम लोग साइड इसका a डैश लें, क्या लें साइड? a डैश, तो ये डायगोनल कितना हो गया? a डैश रूट टू, और वो a के बराबर है, तो a डैश बराबर a बाई रूट टू। तो bz कितना आया? bz बराबर k i बाई a डैश, डेट इज इक्वल टू k i बाई a बाई रूट टू। क्लियर? ये तो इसी से हम लोग कर लिए, स्क्वायर है, साइड छोटा हो गया। चलिए अब अगला पॉइंट करते हैं। तुम इमेजिन करो कि ये जो है और इसका उल्टा हम लोग यहां पे रख दें, तो क्या बनेगा? सब लोग यहां ध्यान से सुने, ये बनेगा ऐसा। सब लोग देखें, मैंने इसको एज इट इज रखा और इसको मैंने उल्टा करके रखा। नहीं, इसको उल्टा करके रखो, जेड को उल्टा करके रखो। रुक जाओ, वन सेक प्लीज। चलो अब से करते हैं। मैं क्या करना चाह रहा हूं कि तुम जो ये है उसी को एज इट इज ही रखो। चलो
इसको एज इट इज ऐसे मान लिया। क्लियर? और इसको ना उल्टा करके रखो, इसको उल्टा करके रखोगे आया। अब है क्या कि ये x और उल्टा z, तो जो बी वाई आया है डेट इज 4 टाइम्स ऑफ बी एक्स माइनस बी जेड, क्योंकि ये इसके वजह से ना मात्र पार्ट है। तो ये बी एक्स माइनस बी वाई करोगे तो ऐसे 4 पार्ट बने ना, तो उसका 4 गुना बी वाई आया। क्लियर हुआ बच्चों? अब देखो बी जेड बड़ा है, बी जेड का मतलब बी थ्री सबसे बड़ा है, हाँ या ना। उसके बाद कौन? बी वन। इन दोनों का डिफरेंस, तो सब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डेट इज द फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे। देखो ये तो इसी के सामने है, तो इसके वजह से फील्ड जीरो हो गई। आई इससे 1 इन तो म्यू बाई 4 पाई आई बाई डी, साइन 90 प्लस साइन 0, तो म्यू बाई 4 पाई। अब डायरेक्शन की बात आई तो आउटसाइड लिख दें क्या? अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर 90। निकाल लो वैल्यू पुट करके। बी बराबर म्यू बाई 4 पाई आई बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो। डायरेक्शन आउटसाइड। चलिए यहाँ पे देखिए, एक चार्ज पार्टिकल पासिंग थ्रू द रीजन कुड हैव इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और नन ऑफ दिस। एक कोई रीजन है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ हो सकते हैं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, या दोनों हो सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा रीजन है। अब वहाँ पे बोला गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। देखो रिमेन कांस्टेंट का मतलब कोई फोर्स ना लगे, कंफर्म, या मैग्नेटिक फोर्स लगे, या तो कोई फोर्स ना लगे या तो मैग्नेटिक फोर्स लगे। क्लियर है? अब कोई फोर्स ना लगे तो उसके लिए क्या हो सकता है कि भैया वहाँ कोई रीजन ही ना हो, है ना, वहाँ कोई रीजन ना हो। तो कह रहा है कि द रीजन इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का कांस्टेंट है। अब इन्होंने कहा है कि कॉलम 1 और 2 से मैच कराना है। अंडर स्पेशल कंडीशन दिस इज पॉसिबल व्हेन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट। हाँ, एक तरीका है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रहता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, और लॉरेंज फोर्स की वैल्यू 0 आती है। वो एक केस याद है जिसमें B क्रॉस C इक्वल टू E वाला केस आता है, या B क्रॉस B इक्वल टू E वाला केस। तो पहला का पहला भी सही हो सकता। स्पेशल केस की बात हुई है, कह रहा है कि है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है उस रीजन में तो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करेगा और स्पीड को चेंज करेगा। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को चेंज नहीं करता क्योंकि वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? तो बी नहीं होगा। तो पहले में ए हो सकता है, बी नहीं हो सकता। फिर रीजन है मैग्नेटिक फील्ड, हाँ हो सकता है। रीजन है नो फील्ड, तो पहला का ए सी और डी, ए सी और डी, ए सी और डी, और ये ऑप्शन सिर्फ पहले में है। दूसरी बात, इसका आंसर गड़बड़ दिया हो बच्चों, इसका आंसर 1 होगा। मैं पिछले स्लाइड में सही कराया था, इसमें गड़बड़ आ गया है, तो इसको मेंशन कर लीजिएगा। इसका आंसर 1 होगा। आप लोगों के आंसर बुक में भी 1 दिया हो गया। चलिए वहीं से हो गया, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसकी रेडियस 1 mm है, 100 टर्न पर mm दिया हुआ है, करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सेंटर पे, B बराबर
म्यू एन आई। कंफर्म? चलो म्यू की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन एसआई यूनिट में पर एमएम है, तो ऊपर चला जाएगा 100 इंटू 10⁻³ एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 दिया गया है, ईएमएफ ही दिया गया है। रेशियो पावर का बताना है दो केस में, जब ऑल बल्ब जले। देखो एक काम कर सकते हैं हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, ये आर इक्विवेलेंट और क्लियर। तो यहां से पावर क्या आ जाएगा, V²/R इक्विवेलेंट डेट इज E²/R इक्विवेलेंट, मतलब पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R इक्विवेलेंट। पक्का? अब केस वन ऑल आर ग्लोइंग, ऑल बल्ब जो है ग्लो कर रहा है। आर 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 पैरेलल में R/3, आर 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 R/3 दोनों मिलके R इक्विवेलेंट कितना आया, R इक्विवेलेंट 2R/3। केस 2, इसमें क्या बोला है, केस 2 में व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन 1, यहां से 2 1 में होगा तो R/2, इधर 1 तो R/2 प्लस R 3R/2, तो R इक्विवेलेंट डैश 3R/2। हमको पता है P1/P2 डेट इज इक्वल टू R2/R1 3R/2 डिवाइड बाई 2R/3 डेट इज इक्वल टू 9R/4 9R/4। करेक्ट? एक बार आराम से देख लेना बेटा, मैं उस बात को नहीं बताया, अलग अलग फिगर बनाऊं कि ये सब जल रहे हैं, तो ये तो हो ही गया, एक इसमें से 2 और एक इसमें वो R इक्विवेलेंट, एक बार अपने से देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो इतना तो सबको पता है कि किसकी बात हो रही है, कॉपर का मतलब कंडक्टर। तो कंडक्टर का जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। पक्का? और रेजिस्टिविटी का फार्मूला आता है रो बराबर रो नॉट e⁴ तो ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल इस तरह का आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहा गया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बताना है। चलिए इस सर्किट को देखें, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों को यदि आप ऐड करोगे तो ये दोनों मिलके कितना आ गए 12 ओम। अब 12 और 6 पैरेलल कितना हुआ 12 4। चलो अगेन एंगल कितना बना पाई, अपोजिट डायरेक्शन, छोटे वाले की वजह से अंदर, बाहर वाले की वजह से आउटसाइड, तो बड़ा होगा छोटा वाला, तो μ0/2 पाई कैंसिल हो गया, हुआ I 1/R1 माइनस 1/R2 इनसाइड बी नेट। अच्छा कुछ बच्चे ना इसको इतना जल्दी नहीं समझ पाते, एक बार फिर से बता देता हूँ बेटा, आराम से सुन लो, इतनी जल्दी नहीं है। I सामने है 0, ये I पार्ट से 0, इस आर्क के वजह से इनसाइड, इस बड़े वाले आर्क की वजह से आउटसाइड। आर्क कितना एंगल बना रहे हैं 180, बड़ा वाला आर्क भी एंगल 180, दोनों आर्क 180 एंगल मतलब पाई बनाए। क्लियर? हम आर्क की वजह से सेंटर पे फील्ड क्या आती है μ/4 पाई I/R इंटू एंगल अल्फा।
अल्फा पाई रख दो तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, छोटे वाले रेडियस की वजह से बड़ी फील्ड, बड़े वाले की वजह से छोटी। अब वैल्यू पुट कर दो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला नंबर ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ क्या दिया जा रहा है बताओ तो, फिगर दिया है मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। देखो ये वाला पार्ट फील्ड नहीं देगा, ये वाला फील्ड देगा, ये देगा हाफ एंड ऑफ इनफाइनाइट वायर, और ये इसकी वजह से बाहर, इसके वजह से भी बाहर, दोनों बाहर है, ऐड होगा तो ऐड कितना होगा, म्यू बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू पाई प्लस म्यू बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू साइन 90 प्लस साइन 0, तो ये 1 हो गया। तो ये वैल्यू देख लो, ये 1 म्यू बाई 4 पाई, ये पाई पाई कट गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें पाई पाई कटेगा ना, तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आइए यहाँ देखते हैं, कह रहा कि ये थी करंट कैरिंग केबल, रेडियस आर दिया है, ये तो फार्मूला है, करंट कैरिंग ठीक है ना, मोटी है, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर सर्कुलर लॉ, फेमस क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि सिलेंड्रिकल वायर है जिसका इतना करंट क्रॉस सेक्शन, इफ द लूप रेडियस आर टेकन एम्पियर लूप देन वेरिएशन ऑफ ई, देखो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन। आई इन कैसे निकलता है सब लोग देखो, ऐसे इससे पूरा करंट होके जा रही है, यदि छोटा एरिया लें, इसकी रेडियस आर, इसकी रेडियस स्मॉल आर, तो आई इन होगा आई नॉट बाई बड़ा वाला रेडियस मतलब एरिया, छोटा वाला एरिया, डेट इज इक्वल टू आई नॉट स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो हम लोग का क्या आया बताओ तो, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज प्रोपोर्शनल टू आई इन, डेट इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन जैसे आप आउटसाइड देखोगे तो आउटसाइड के लिए आई इन की वैल्यू तो कांस्टेंट हो जाएगी, आई इन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो आगे चल के ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड। चलिए आइए इस बात को देखते हैं, कह रहा कि यहाँ पे एन इलेक्ट्रिक सर्कुलर वायर लेंथ एल कैरिंग करंट आई प्लेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब सब लोग देखें, यहाँ ध्यान से सुनो इस बात को। आप कहोगे कि सर ये एक लूप है, मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो फोर्स 0, टॉर्क, एंगल कितना है, तो एंगल दे देखो दोनों के बीच में 0 है तो टॉर्क भी 0। तो आपको लगेगा कि सर इस पर टॉर्क भी 0 है, फोर्स भी 0 है, नहीं, इस बात को समझना। देखो एक एलिमेंट कोई लेंथ लो, कोई यहाँ पे लेंथ लो, ये लेंथ लो, अब बताओ इसके ऊपर फोर्स कैसे लगा, तो फोर्स क्या होता है, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, फोर्स लगा बाहर। इसी तरह यहां देखोगे तो फोर्स लगा बाहर, तो इस हर एक वायर पे फोर्स बाहर लग रहा है। हाँ ये बात कह सकते हो कि सर ये पूरे पे नेट फोर्स 0 आएगा, लेकिन जो लूप है ना उस पे रेडियली आउटवर्ड फोर्स लग रहा होगा। ये फोर्स लगेगा तो उसको एक्सपेंड करना चाहेगा, क्या करना चाहेगा, एक्सपेंड। इसके वजह से उसके अंदर तनाव आएगा, टेंशन आएगा, तो वो कौन सा फोर्स लगने लगेगा, स्ट्रेचिंग फोर्स। क्लियर, नेट फोर्स 0 है, ये बात ध्यान रखना। चलिए आइए यहाँ पे, ये तो फंडामेंटल क्वेश्चन है, कह रहा है कि अब करंट ऐसे घूम रही है ना, बोलो जी, तो हम लोग डीएल इधर लेंगे एंगल, तो देखो हम लोग का क्या है, इस पॉइंट पे आई डी एल लेना है ना, तो हम लोग का क्या आता था बताओ तो, ऐसे देखो ये आई डी एल है, ये आर वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, है ना,
तो हम लोग क्या लिखते थे, आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर। तो आइडियल क्रॉस आर 1 ऑप्शन करेक्ट होगा, 1। तो चलो बच्चों, ये था आपके पेपर का डिस्कशन। आई होप आप सब समझ गए होंगे और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे स्कोर हो रहे होंगे। और मेहनत से लग जाइए, लास्ट टॉपिक चल रहा है। अभी जितना 1 महीने आप रिवीजन कर लें, जितना आपका एनर्जी है उस एनर्जी को एकदम लगा दीजिए। पूरे साल भर आप ऐसे सोचो, मैं यदि 1 महीने मेहनत नहीं किया तो पूरे 1 साल हमको फिर से यही सेम चीज़ रिपीट करना होगा। उससे अच्छा 1 महीने जम के मेहनत करो, कॉलेज जाओ, लाइफ में आगे बढ़ो। थैंक यू बच्चों। तो चलिए आज यहीं तक, थैंक यू।